अपने को चाहिए ना, वही चीजें सिलेक्शन अपने को चाहिए, तो जेईई मेंस की डेट का भी पता लग ही जाएगा कि कब से आने वाली है, क्योंकि आज में या कल में आप लोगों का जेईई मेंस का डेट अनाउंस हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, जितने भी लोग हैं वो सब अपना फोकस रखें स्टडी पर वगैरह वगैरह। तो कल की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो आज हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि रेडियो एक्टिव क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, कल का जो रिवीजन था उसको आज फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। रिवीजन कुछ नहीं था, रेडियो एक्टिविटी में मेनली बातें चलती थी कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। देखो, रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो होती है आपके पास, रेडियो एक्टिविटी जो होती है इसमें तीन चीजें होती है, एक होता है अल्फा डीके, एक होता है बीटा डीके, एक होता है गामा डीके। अल्फा बीटा में से कोई एक ही डीके हो सकता है, लेकिन गामा हमेशा होगा। ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। अल्फा का जो चार्ज है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसके कंसिडर करता है। ठीक है, बीटा में भी दो डीके होते हैं, एक पॉजिटिव बीटा डीके होता है और एक नेगेटिव बीटा डीके होता है। ठीक है, पॉजिटिव में मतलब पॉजिट्रॉन होगा, ये आगे हम पढ़ेंगे, मैंने कल भी बताया था, और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट में से कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो इसका मतलब क्या है, 2He4 निकल रहा है। ठीक है, 2He4 निकल रहा है, मतलब किसी भी एलिमेंट में से कोई एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, जो बचेगा एलिमेंट वो कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये हम लोगों ने कल अल्फा पार्टिकल के बारे में देखा था। जैसे मैंने एक यूरेनियम वाला एग्जांपल लिया था, तो उसके बाद बताया था मैंने एनर्जी रिलीज होती है, भाई एनर्जी का डिके होगा। तो उसके बाद हमने देखा एनर्जी डिके। यार एनर्जी जो डिके होती है ना, वो क्या चीज होती है कि एक्स इक्वल टू ए, सॉरी ए तो ऊपर आएगा, ए जेड। इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया आप लोगों के लिए, अल्फा पार्टिकल निकल गया कोई बात नहीं है, आपका एलिमेंट भी बचेगा, बट एक एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन को बैलेंस करती है। एनर्जी के बारे में फिर मैंने बोला कि एनर्जी जो होती है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होती है। ये कल मैं बताया था कि एनर्जी, इसको एनर्जी क्यू बोल सकते हैं या ई बोल सकते हैं। तो इस एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला लिखा था कल, क्यू बराबर, वो लिखा था एम एक्स एलिमेंट मास। भाई एनर्जी क्यों डिके हुई, क्योंकि मास कहीं ना कहीं रिलीज हुआ है, कुछ ना कुछ मास डिके हुआ है। तो मास एम एक्स यानी कि एक्स एलिमेंट का मास इंटू माइनस ऑफ एम अल्फा प्लस एम वाई एलिमेंट इंटू सी स्क्वायर। ये आपका हो गया पूरा एनर्जी। ये कल हम थोड़ा डिटेल में पढ़े थे। यदि हमें इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, एम एक्स एलिमेंट मास ऑफ, ये एम जो है इन एएमयू में होगा। ये चीज मैं कल भी बताया था आप लोगों को, आज भी बता देता हूँ। और हो जाएगा आपके पास एम अल्फा प्लस एम एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा आपका चार्ज, सॉरी एनर्जी जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद मैं आपको बताया था, उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताया था कि मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो मास जहां आ गया वहां मोमेंटम आएगा। भाई मास और वेलोसिटी दोनों आ गया ना, पार्टिकल निकल के इस स्पीड से चलेगा, तो यहाँ पर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। ठीक है, हमने बोला था कि यदि बड़ा पार्टिकल टूट के कोई अल्फा पार्टिकल प्लस छोटा पार्टिकल बन रहा है, तो यार इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो यदि ये रेस्ट पे था तो यहाँ पर जो मोमेंटम था वो जीरो है। एक्चुअली में यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसको ब्रेक करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हमने, इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ का जो मोमेंटम है अल्फा पार्टिकल का प्लस वाई, अरे यार हाँ, अल्फा पार्टिकल का और वाई एलिमेंट का जो मोमेंटम है वो भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अब मैंने ये बोला था कि अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम वाई एलिमेंट के मोमेंटम के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये पार्टिकल टूट के इधर गया तो एक पार्टिकल टूट के इधर जाएगा, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और आपको पता है कि P बराबर एम भी होता है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मैंने ये बोला कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों एलिमेंट का मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। अंडरस्टूड, ये चीज हो गई आप लोगों के लिए। तो
देखिएगा ये चीजें हो गई, ये कल हमने डिस्कस की। फिर आज हम डिस्कस करेंगे उसके बाद। फिर मैंने आप लोगों को एक और चीज बोली थी कि यार मोमेंटम कंजर्व है तो अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है भाई, अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी, या आपने मोमेंटम तो देख लिया, तो फिर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हमने बाद में देखा था, लास्ट लास्ट के लास्ट में, वो देखा था 2 × Q m अल्फा m y पार्टिकल, यानी मास ऑफ m y पार्टिकल इंटू m अल्फा प्लस मास ऑफ y पार्टिकल। ठीक है, दिस इज योर मोमेंटम, दिस इज योर मोमेंटम। ये तो हम लोगों ने कल की क्लासेस में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे आगे, थोड़ा और बात करेंगे, थोड़ा अच्छे से टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। बड़ा आसान टॉपिक है लेकिन थोड़ा समझ नहीं आएगा आप लोगों को तो बहुत आसान लगने लग जाएगा, वैसे आता है कुछ लोगों को। अब देखो यार, न्यूक्लियस के बारे में बात चल रही है, अभी भी न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका शेप भी है, इसकी साइज भी है, ठीक है, इसकी डेंसिटी भी होगी। ये सब पे भी बात कर लेते हैं, एक साथ ही बात कर लेते हैं, शेप साइज और डेंसिटी मोमेंटम वगैरह पे तो हमने बात कर लिया। ये सब एक्सपेरिमेंटली शो रिजल्ट्स है ना, एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स हैं ये अपने पास। अब देखिएगा भाई, एक न्यूक्लियस था जिसका रेडियस आर है, न्यूक्लियस का रेडियस आर है ना। एक्चुअली में इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्फीयर है, तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा 4/3 πr³ ठीक है, ये स्फीयर है। न्यूक्लियस क्या एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं एक रिजल्ट निकलता हूँ, लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन जितने होंगे इसके अंदर, जिन जितने इसके अंदर न्यूक्लियन होंगे न्यूक्लियस के अंदर, उसके वॉल्यूम के बराबर ही होगा। तो हमने ये देखा कि न्यूक्लियस मतलब ए, ए यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये लिख सकते हैं। ए इक्वल्स टू जितने उसमें प्रोटॉन है जितने उसमें न्यूट्रॉन है। ओके, तो एक तरह से ये बोल सकते हैं आप इस रिजल्ट को कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू मास नंबर, वी नो दैट एलिमेंट Z A, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, दोनों का सम होता है। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस के अंदर जो होगा वो उसी के वॉल्यूम के बराबर होगा। यार एक बात बताया, बाल्टी में यदि आप बर्फ के 10 टुकड़े रख देंगे तो उन 10 टुकड़े का जो वेट होगा वही बाल्टी का वेट होगा। यदि आप बाल्टी का वेट नहीं मानते तो, नेग्लिजिबल मानते तो, वही वेट, उनको एक एक करके वेट करिए, चाहे एक साथ वेट करिए, सेम ही आना है। तो यहाँ पर भी ये है, ये न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है 4/3 πr³ वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन न्यूक्लियन इन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है वॉल्यूम जो होगा। तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो मास नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप भी बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि प्रोटॉन इंटू न्यूट्रॉन। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मीन्स ये हो गया 4/3 πr³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का प्रोपोर्शनलिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो क्या हो जाएगा, r³ तो 1 हो जाएगा और a की पावर 1/3 हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, a की पावर 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ से ये निकल के रिजल्ट आया कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर की होल पावर 1/3। यानी कि अब आप इसको रिलेशन लिखना चाहो तो r नोट एक कांस्टेंट लगा दो, a की पावर 1/3। ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना, ये रिजल्ट काम का है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज मास नंबर, ओके, एंड दिस इज
कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियस। एक्चुअली में क्या होता है, सारे न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट है, किसी भी तरह का न्यूक्लियस हो, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली सबके लिए बराबर बराबर सा आता है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या 1.2 फर्मी भी बोल सकते हो, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी बोल सकते हैं, ठीक है। 1.2 फर्मी, फर्मी को आप एफएम भी लिख सकते हैं, कोई एफएम भी लिखता है तो एफएम भी लिख सकता है। डन। तो ये हो गया कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियस। आर नोट का जो वैल्यू कितना आएगा भाई, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 आ जाएगा मीटर के अंदर, और फर्मी के अंदर आ जाएगा 1.2 फर्मी। डन। ये सारे न्यूक्लियस के लिए रिजल्ट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आर बराबर 1.2 a⁻⁻1/3 फर्मी। हेलो, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये फर्मी हो गया बिल्कुल। तो यार ये तो हो गई रेडियस शेप साइज के बारे में बात करते हैं, है ना। शेप साइज की बात हो गई कि सर रिजल्ट एक निकल कर आया हमारे पास कि जो रेडियस है दिस वन। अब डेंसिटी की बात करते हैं सर। डेंसिटी का क्या रिलेशन है भैया, डेंसिटी जो है मास है, वॉल्यूम है, सब कुछ है, तो डेंसिटी तो होना जायज सी बात है, क्योंकि देखो फिजिक्स में सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसीलिए फिजिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट में बोलता हूँ। हालांकि सबको समझने के लिए आपको एक कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ 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 कनेक्टिविटी रहनी पड़ती है। अब डेंसिटी क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास मास भी है, हमारे पास वॉल्यूम भी है, तो डेंसिटी तो जाहिर सी बात है डेंसिटी आना। और डेंसिटी को तो अपन लिखते हैं रो से, इतना बड़ा रो भी नहीं लिखाते, छोटा सा रो लिखा देते हैं, रोना रोना रोना, रोना धोना। रो बराबर मास ऑफ, अब यार सब न्यूक्लियस की बात चल रही तो सब न्यूक्लियस के लिए बोलेंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बोल सकते हैं, क्योंकि रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। या फिर पता है हम मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, वहीं से ये रिजल्ट निकल के लाते हैं ना। सबको पता होता है छोटी छोटी फॉर्म जो है। तो यार देखो अब डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी यहाँ से लिखता हूँ, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम। तो यार आपको पता है मास ऑफ, सॉरी वॉल्यूम क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस यानी कि ए। अब ए भी किस में आएगा, इन एएमयू, ठीक है। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, होगा नहीं होगा। और आपको पता है कि आर का जो रिलेशन है वो कितना है, 1.2 इंटू 10⁻, अरे 1.2 इंटू a⁻1/3 फर्मी। या फिर आप ये लिख सकते हो कि आर इक्वल टू आर नोट a⁻3, जो कि सबके लिए वैलिड होगा, इन एएमयू अपॉन 4/3 पाई तो एज इट इज रहने दीजिए बेटा, आर नोट, आर को रख दीजिए आर नोट a⁻1/3 का होल क्यूब। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगा मैं, जो ऑलमोस्ट सबके लिए एक ही जैसा आता है ना। ए ऑलमोस्ट सबके लिए एक जैसा आएगा। तो देखो ए इंटू एएमयू समझ में आया आपको, तो देखना 4/3 पाई r नोट का क्यूब इंटू a⁻1/3 इंटू 3, इट विल बी ए, और ए से ए कट गया, ठीक है। तो एएमयू मतलब 1 एएमयू तो रहेगा ना हमेशा, 1 एएमयू अपॉन 4/3 पाई r नोट क्यूब, हाँ जी। और 4/3 का सबको वैल्यू पता है, आर नोट का वैल्यू सबको पता है, ठीक। तो मैं तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो एएमयू को लिख दिया मैंने, 4/3 को 4/3 रहने दिया, पाई का वैल्यू जो भी होता है 22/7 रख दिया, या 3.14 रख दिया, और आर नोट का जो वैल्यू है वो 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर में रख दिया, का होल पावर क्यूब कर दूं मैं। जब इन सबको सॉल्व करता हूँ मैं, इन पूरे रिजल्ट को सॉल्व करता हूँ, तो मेरे को एक रिजल्ट मिलता है, जो डेंसिटी जो है, जो डेंसिटी जो है वो सबके लिए सेम सेम सी आती है। उसको आप लोग याद कर सकते हैं, 2 इंटू 10⁻17 पर मीटर क्यूब। ये हो गया केजी में, और ये हो गया पर मीटर क्यूब, मीटर में भी क्यूब चलेगा ना बेटा। तो दिस इज योर डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ओके। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर डेंसिटी, दिस इज न्यूक्लियर डेंसिटी, ओके। तो ये आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी हो गई।
अब यार न्यूक्लियर डेंसिटी ऑलमोस्ट सबकी लगभग लगभग बराबर सी होती है ना, हमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, इसलिए लगभग लगभग सबकी डेंसिटी ऑलमोस्ट सी बराबर सी होती है। अब चाहे तो आप किसी की डेंसिटी निकालने को बोला जाए तो आप डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में देखिए आप, आपको आयरन के बारे में बात किया गया है, आयरन की डेंसिटी बताइए न्यूक्लियस की, तो आपको पता है कि मास ऑफ आयरन न्यूक्लियाई जो दिया होगा, मास ऑफ आयरन न्यूक्लियाई दिया हुआ है आपको, मास ऑफ आयरन न्यूक्लियाई दिया हुआ है आपको, कुछ मान लीजिए 55.85 एएमयू में, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर मान लीजिए 56, ठीक है। आपको पता है कि डेंसिटी कितनी होती है, देखो यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस 55.84 एएमयू, एमयू अपॉन 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, मास नंबर है 56। डन। आर का वैल्यू आपको निकालना है तो क्या रखोगे, 55.84 एएमयू अपॉन 4/3 पाई इंटू आर क्यूब मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻15, और आर क्यूब कितना हो जाएगा, और ए रख दोगे ना, या तो A⁻⁻�3। अरे आपको सबको पता है कि आर बराबर आर नोट A⁻⁻³ होता है, और आर नोट का वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15, और ए का वैल्यू दिया हुआ 56⁻⁻�3। यस और नो, ये चीज आपको पता है, ठीक है। ये चीज आपको पता है तो कोई बात नहीं, और इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो इसका क्यूब है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये खुद क्यूब हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, होगा ना। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ जो भी आ रहा है 2.2 इंटू 10⁻17 kg ऐसे पर मीटर क्यूब आ रहा है, देखो आ रहा है ना, नियरली 2.2 इंटू 10⁻17। तो देखो क्या हो गया, सब सबकी डेंसिटी लगभग 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 बराबर होती है, ठीक है भाई। इतनी सबकी होती है, तो ये चीज हो गई आप लोगों के लिए, ये सबके लिए जो डेंसिटी होती है वो, भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं कि देखो क्या हुआ, ये सारी कहानी जो है ना, ये सारी कहानी क्यों आई। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी का एक रोल आएगा, कि आपने देखा एक पार्टिकल आपने लिया, एक पार्टिकल आपने लिया, और इस सॉरी एक एलिमेंट आपने लिया एक्स, जिसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक है, एक मिला दूसरा पार्टिकल वाई, एक एंटी न्यूट्रॉनो मिला और एक एनर्जी मिली, ठीक है। ये हमने कंसिडर किया। तो ये जब ब्रेक हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, तो ये एक अल्फा सॉरी बीटा डीके रिलीज हुआ, तो उसके बाद देखा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इसने तो ये बड़ा हैवी होने की वजह से इसने काइनेटिक एनर्जी बहुत कम यूज की है, नियरली जीरो यूज की है इसने काइनेटिक एनर्जी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी नियरली इसने जीरो यूज की है। बहुत स्मॉल पार्टिकल होने की वजह से इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी रिलीज की, बहुत स्मॉल पार्टिकल है इसने। अब एक्चुअली में हुआ यूं कि जब अल्फा पार्टिकल की बात चल रही थी, तो अल्फा पार्टिकल के पास जितने भी अल्फा पार्टिकल थे, जितने भी अल्फा पार्टिकल थे, उन सबको सेम काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर पाउली साहब ने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो ब्रेक हो रहा है, ये जो डिके हो रहा है बीटा माइनस डिके, इसके पास वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो इस तरह से देखने को मिली। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जब ग्राफ बनाया उन्होंने, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जो ग्राफ बनाया उन्होंने, वो कैसा देखने को मिला, वो ऐसा देखने को मिला कि नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। डन। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। यार हर बीटा पार्टिकल को किसी को इतनी मिल रही है, किसी को इतनी मिल रही है, किसी को इतनी मिल रही है, और किसी को वापस से इतनी मिल रही है, ठीक है। तो एक कोई पार्टिकल ऐसा है जिसको मैक्सिमम मिली, अलग 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 काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो एक बात बताइए, यदि इन दोनों के रिलीजेशन से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो इसने मान लीजिए 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया, ठीक है, इसने 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, तो अभी भी 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ गया, अभी भी 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ गया,
उस कहानी को समझाने के लिए एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल पाउली साहब ने इंट्रोड्यूस किया। बस इतनी सी कहानी है और कोई कहानी नहीं है एंटी पार्टिकल न्यूट्रिनो। क्योंकि क्या होता है, एनर्जी तो रिलीज होनी होनी है, क्योंकि मास रिलीज हो रहा है तो एनर्जी तो जानी जानी है। एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होने का मतलब ये है कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी थी 5 मेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलनी थी पार्ट न्यूक्लियस ब्रेक हुआ तो, या न्यूक्लियस में कोई कन्वर्जन हुआ तो कुछ काइनेटिक एनर्जी इसने ले ली, कुछ काइनेटिक एनर्जी इसने ले ली, तो बाकी बची गई कहाँ? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक बोला कि एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा आपको जो कि जिसको नाम बोला एंटी न्यूट्रिनो। वो पार्टिकल आपकी बाकी एनर्जी को यूज कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, आपकी बाकी एनर्जी को यूज कर रहा है। अब इसमें थोड़ा स्पिन स्पिन का रोल होता है, वो आप केमिस्ट्री में बड़े अच्छे से पढ़ते हो। हम इसको ज्यादा देखेंगे नहीं, यहाँ पर ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, आप वहां समझ लीजिएगा, ठीक है। आपको आता भी है कि स्पिन स्पिन क्या होता है, मेरे को, हम केमिस्ट्री के मास्टर नहीं है तो हम उतना बताएंगे बता भी नहीं पाएंगे आपको कि क्या होती है स्पिन स्पिन। अब बात करते हैं अपन बीटा डीके के बारे में, ठीक है। बीटा डीके के बारे में बात करें मतलब एक पॉजिट्रॉन के बारे में बात करें। पॉजिट्रॉन मतलब +1 E0, ठीक है। या ये बोल सकते हो +1 बीटा 0 बोल सकते हैं, जिसका मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 0 और चार्ज कितना हो जाएगा +1, या फिर बोल दो +E, ठीक है। +1 थोड़ा बोलना इतना करेक्ट नहीं है, +E बोल दीजिए डायरेक्ट, थोड़ा अच्छा लगेगा, +E, ठीक है। ये हो गया आपका। एक्चुअली में ये भी, अब ये दूसरा कन्वर्जन है। इसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है एक न्यूट्रॉन के अंदर। प्रोटॉन किसके अंदर कन्वर्ट होता है भाई, अल्फा पार्टिकल, सॉरी अल्फा हुआ, फिर बीटा में भी 2 टिके हुए। तो पहले तो कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, अब कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो यार न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो ये 0 और 1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, 0 1 हो जाएगा, ओके। मतलब अभी भी बैलेंस नहीं है इक्वेशन। तो एक पार्टिकल ऐसा मिलेगा 1 E0, देखो 1 1 बैलेंस हो चुका है इधर से, और 1 1 बैलेंस हो चुका है तो 0 बचेगा। तो यहाँ पर भी एक रिलीज होगा पार्टिकल जिसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रिनो। जैसे वहां पर एंटी न्यूट्रिनो बोला, यहाँ पर बोलेंगे न्यू NEUTRINO, न्यूट्रिनो, ओके। तो ये कहानी है। अब आपको, मुझे ऐसा लगता है, आई होप सो कि सबको क्लियर हो रहा है वहां में और यहाँ में क्या डिफरेंस चल रहा है। पहले हो रहा था न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट, तो न्यूट्रॉन होता है 0 N 1, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 P 1 में प्रोटॉन में, तो फिर कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना। अब ये देखो 0, सॉरी, प्रोटॉन है 1 P 1, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 N 1 में, आगे लिख दो। तो क्या कहानी हुई, 0 1 N 1 में लिखोगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ना, एक्स्ट्रा मिलेगा। बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ, बीटा प्लस पार्टिकल रिलीज हुआ, तो कुछ ना कुछ आप पे जाएगा ही जाएगा, पक्का जाएगा। तो यहाँ से मुझे आई होप तो समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स है जिसका जेड एटॉमिक नंबर है और ए मास नंबर है, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 1 E0 में। भाई आपको बीटा प्लस डी के रिलीज हुआ ना आपका, प्लस वाई मिलेगा एक, जो ये +1 हुआ है तो ये Z-1 हो जाएगा इसका, और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल मिलेगा और एक एनर्जी रिलीज होगी। आई होप सो सब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई होप सो सब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे यस हैं। सर। क्योंकि एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में। बीटा पार्टिकल का हाँ मतलब ये है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि आपने देखा रेडियो एक्टिविटी, नाइट्रोजन 7 12 होता है। तो इसमें से क्या हो गया, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया, अरे अल्फा नहीं बीटा डीके हो गया, तो ये हो जाएगा 1 E0। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसके साथ कौन आएगा, एक पार्टिकल आएगा जिसका मास होगा 6, ठीक है। तो 6 जैसे आया हुआ कार्बन में पहुंच गए, और मास नंबर क्या होगा, सेम रहेगा, प्लस न्यूट्रोनो प्लस एनर्जी, कहानी खत्म। ये हो गया आपका बीटा डीके। मैंने इतना बीटा माइनस डीके पे इसीलिए फोर्स किया था क्योंकि आपको बीटा डीके एक लाइन में समझा दूं, ठीक है, इसीलिए मैंने उस पर इतना काम किया। तो देखो पॉजिट्रॉन जब कन्वर्ट हुआ, पॉजिट्रॉन इज जनरेटेड इनसाइड न्यूट्रॉन, समझ पा रहे हो, इनसाइड। पॉजिट्रॉन जब हुआ जनरेटेड तो इनसाइड एक न्यूट्रॉन हुआ, मतलब पॉजिट्रॉन कन्वर्ट होके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि 0 N 1 जब कन्वर्ट हुआ
तो 1p1 में कन्वर्ट हो गया और -1 E0 में, और ये एंटी न्यूट्रॉन। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, मैं दो चीजें बताने जा रहा हूँ, सिंपल सिंपल सी, ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। और जब पॉजिट्रॉन कन्वर्ट हुआ तो देखो यहाँ से यहाँ पर मास का डिक्रीज हो रहा है, मास का क्या हो रहा है, मास का डिक्रीमेंट हो रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है ना, देखो 0 से 1, तो मास डिक्रीज हो गया, ठीक। तो जब मास डिक्रीज हुआ तो इन्होंने क्या की, एक एनर्जी रिलीज की है, ठीक है। इन्होंने क्या की, यानी कि एनर्जी एक पॉजिटिव में है, और इन्होंने एनर्जी को क्या किया भाई, रिलीज किया, एनर्जी को क्या किया, रिलीज किया, एनर्जी रिलीज की, तो एनर्जी हो गई रिलीज, कुछ बात नहीं है। अब देखो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में नहीं रहे, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो देखो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो देखो यहाँ मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मास हो गया इंक्रीज। जब मास इंक्रीज हुआ तो देखो एनर्जी क्या होगी, मास इंक्रीज हुआ तो ये पॉजिट्रॉन, ठीक है, मास इंक्रीज हुआ तो ये पॉजिट्रॉन में हो गया, पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, मास इंक्रीज हुआ तो देखो एनर्जी जो है इस केस में क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और मुझे जहां तक पता है, मुझे जहां तक याद है, एनर्जी रिलीज को आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है, इसको आई थिंक एंडोथर्मिक बोलते हैं, यही बोलते हैं भाई, सही बोल रहा हूँ मैं, हेलो, सही बोल रहा हूँ क्या, बोलते हैं ना एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है, केमिस्ट्री के टर्म में, ओके। अब ऐसा ऐसा जो कहानी हो रही होती है वो सब, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इस कहानी में आप चल रहे होते हैं, तब जाके आपके पास अब बात आती है कि अल्फा डिके हो गया, बीटा भी डिके हो गया, ठीक है, बीटा में भी पॉजिट्रॉन डिके हो गया, बीटा माइनस डिके हो गया, बीटा प्लस डिके हो गया। अब मुझे एक बात बताइएगा सर, कि इतनी सब कहानी होने के बावजूद हो क्या रहा है ये? जब आपने बोला आपके पास 3 डीके थे, अल्फा, बीटा और डीके, गामा, तो सर दोनों में से एक रिलीज हो सकता है, इस कहानी में किसी को डाउट है क्या, कि सर कहानी में यही डाउट है कि या तो अल्फा हो जाएगा या फिर बीटा हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। बीटा में हो सकता है शायद बीटा प्लस हो जाए, हो सकता है बीटा में बीटा माइनस हो जाए, है ना। अल्फा में या तो बीटा प्लस हो सकता है, बीटा माइनस हो सकता है, बस कहानी है, लेकिन कोई भी होए मुझे नहीं मतलब, मैं मेरा सर गामा तो होना है, तो गामा क्यों होएगा भाई। अब एक्चुअली में देखो, गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबको पता है, ईएमडब्ल्यू अभी पढ़ना बाकी है ना अपना। देखो गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, कि आपका जो अल्फा डीके होता है, तो आपका न्यूक्लियस क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और वापस आने में जो एनर्जी रिलीज करता है, अल्फा डीके हो चाहे बीटा डीके हो, तो एनर्जी का रिलीज करता है, एक्साइटेड में गया वो वापस से अपनी स्टेट पे आना चाहता है, क्योंकि सब अपनी स्टेबल कंडीशन में रहना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इमिट होती है, एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है। अब वो कुछ कुछ पावर में होती है, जो यहाँ से वापस यहाँ आया तो अपना एनर्जी का रिलीज करेगा, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है। थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में समझ रहे हैं आप लोग, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में समझ पा रहे हैं। तो देखो जब ये रिलीज हो रहा है तो एनर्जी हम बोलेंगे कि कुछ इमिट होगी, क्योंकि वापस ही यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो कुछ 10⁻10 सेकेंड्स में कुछ ऐसा टाइम लगता है इसको। तो आपने बोला कि भाई द एक्साइटेड न्यूक्लियस ट्राई टू रिटर्न टू ग्राउंड, जब वो वापिस आता है हाईली एनर्जी के साथ, तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करेगा, करेगा नहीं करेगा, अंडरस्टूड और नॉट। आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ गया, तो एनर्जी कुछ ना कुछ ली, फिर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा।
अब एनर्जी रिलीज करेगा कुछ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, उस फ्रिक्वेंसी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, यहाँ से समझ में आएगा आपको फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो एनर्जी जब इसने रिलीज की तो इसने देखा कि फ्रिक्वेंसी बराबर एनर्जी N2 स्टेट, इसको N2 मान लीजिए, इसको N1 मान लीजिए, N2 स्टेट माइनस N1 स्टेट में जो एनर्जी रिलीज की डिवाइडेड बाय H, these are your frequency, these are your frequency, understood। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी रिलीज की। तो देखो यहां से देखना एच एफ जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, ई एन टू माइनस ई एन वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस रेडिएशन एंड दिस रेडिएशन दिस रेडिएशन दिस रेडिएशन lies in gamma, this radiation is lies in gamma spectrum, गामा स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा मैंने हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज किया है यहाँ समझाने के लिए, किसी को नहीं पढ़ा हुआ हो तो बात अलग है कि यहाँ से यहाँ आने में गामा रेडिएशन आपने रिलीज किया, ओके। एच एफ ये हो गया भाई। आप एक ग्राउंड, आप कुछ एक्साइटेड हुए तभी तो अपनी स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में गए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सर मैं तो स्टेबल रहना चाहता हूँ, मैं तो अपनी स्टेट में बढ़िया हूँ, तो कुछ सेकंड्स में क्या होगा कि अपनी स्टेट को छोड़ के बाहर गया, तो हाईली एनर्जी रेडिएशन आपने इमिट की। जैसे आपने हाईली एनर्जी रेडिएशन इमिट की कुछ अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास, तो उसकी भी कुछ ना कुछ तो फ्रिक्वेंसी होगी ना। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है En2 माइनस एनर्जी ऑफ N2 स्टेट माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ N1 स्टेट डिवाइडेड बाय H, और इसी रेडिएशन जो लाई करता है उसी को हम लोग बोलते हैं गामा रेड स्पेक्ट्रम या गाना। तो देखो गाना नहीं, गामा, गामा। तो देखिएगा इसका कैसे इक्वेशन बनेगा, इसका इक्वेशन बनाते हैं अपन। यदि x पार्टिकल था, x सॉरी एलिमेंट था, अल्फा गया, तो ये जो है y एलिमेंट ये कुछ एक्साइटेड होगा। अब y एक मतलब एलिमेंट एक्साइटेड होगा तो ये गामा करेगा, गामा रिलीज करेगा, तब जाके ये y ग्राउंड में पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचे, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है जैसे अल्फा इमिट हुआ। अब ये अल्फा इमिट होने के बाद एक्साइटेड से अपनी ग्राउंड पोजीशन पे आने के लिए एक रेडिएशन इमिट करेगा, उस रेडिएशन को हमने क्या बोला, उस रेडिएशन को हमने बोला क्या, गामा रेडिएशन। यानी कि आप समझ सकते हैं यदि एक्स को एक्साइटेड में जाएगा जेड ए से, तो वो गामा रिलीज करके अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इसका मतलब हो गया एक्साइटेड स्टेट, स्टार का मतलब वो अपनी किस स्टेट में आ जाएगा। बस यही कहानी है गामा की और कुछ भी नहीं है। मतलब ग्राउंड से ऊपर गया, ऊपर से जब अपनी पोजीशन पे आएगा, अपनी स्टेबल कंडीशन में आएगा, उस स्टेबल कंडीशन में आने के लिए कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, और जो इमिट्स रेडिएशन है उनको नाम क्या बोला हमने, गामा, गामा, क्या बोला हमने, गामा, ठीक है। अब गामा तो हमने बोल दिया कि सर गामा ये होता है, गामा वो होता है, सारी कहानी होती है, इस कहानी में कोई ट्विस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया पैटर्न चल रहा है, गामा। अब इन सब को ऑब्जर्व करने के लिए, इन सब कहानी को ऑब्जर्व करने के लिए भाई सब साइंटिस्ट अपने अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं, इनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए लो बनाया, ठीक है। तब ये बोल रहे हैं कि भाई ये हो तो रहा है लेकिन आप एक्सपेरिमेंटली बता रहे हो, आप लोग ऐसा कोई ये नहीं बोल रहे। तो इन सबको देखते गए, जैसे कोई चौकीदार बिठा दिया और बोल दिया कि दो स्पेक्ट्रम इधर से आ रहे हैं, दो स्पेक्ट्रम इधर से आ रहे हैं, अल्फा डीके हुआ तब ऐसे हुआ वैसे हुआ, ठीक है। किसी की निगरानी करने के लिए बिठा दिया और स्टैटिकली लो दिए इन्होंने, ठीक है, स्टैटिकली क्या दिए, लो दिए। तो इन सबको मतलब एक रैंडम प्रोसेस बोल सकते हैं कि एक आदमी चौकीदारी कर रहा है और वो चौकीदारी करके कुछ रूल्स रेगुलेशन दिखा रहा है कि ऐसी ऐसी कहानी हो रही है, ऐसी ऐसी हो रही है, तो उन्होंने लिखते गए पेपर पेन में और सारी कहानी को समझते गए, सारी कहानी को समझते समझते उन्होंने बोला कि ऐसे हुआ वैसे हुआ सर, ऐसे भी होता है सर, ये लो। तो उन्होंने क्या किए, लो बना दिए, लो बना दिए। अब लो का मतलब ये नहीं होता कि लोग जो अपनी मर्जी से वो बना दिए, ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं लो जो कि सब पर वैलिड होते हैं। तो उन्होंने कुछ लो दिए, ठीक है। वो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि लो दिए ना तो लो तो वैलिड होंगे सब पे। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी में क्या है कि कब कब कैसे न्यूक्लियाई से कुछ रिलीज हुआ फिर वापस आया, कितना डिके हुआ कितना डिके नहीं हुआ, ये सब कहानी को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने लो दिया, ठीक है। उन्होंने कौन कौन से लो दिए, उन्होंने लॉज दिए काफी सारे,
तो वो लॉज हमें किस तरह से मिलेंगे? अब देखो क्या नाम था उस साइंटिस्ट का, रेडियो एक्टिविटी लॉ, और क्या नाम था भाई, क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, सोडी, सोडी साहब। सोडी साहब ने भी रेडियो एक्टिविटी लॉ या फिर सोडी लॉ, इसको रेडियो एक्टिविटी लॉ और इसको सोडी लॉ बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉडी लॉ। ठीक है, सोडी साहब ने बोला कि ऐसे ऐसे होगा, उन्होंने कुछ कुछ बोला कि रदरफोर्ड और सोडी साहब, हाँ सोडी साहब और रदरफोर्ड दोनों थे। रेडियो एक्टिव लो को रदरफोर्ड लो और सोडी लो, इस जिस लो को मैं बता रहा हूँ, इस लो को बोला उन्होंने, एक्सपेरिमेंटली देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई ये स्टैटिकली लो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई पे रिसर्च हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई पे रिसर्च हुए हैं। सोडी साहब ने और रदरफोर्ड साहब ने कुछ लो दिए जो कि हम लोगों के लिए पूरे न्यूक्लियस के लिए वैलिड है। तो उन लो के बारे में बात करते हैं अपन, है ना। उन्होंने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उन्होंने कलेक्ट किए किसी बाउल के अंदर, न्यूक्लियाई बहुत सारे कनेक्ट किए न्यूक्लियाई, और उन पर स्टैटिकली रिजल्ट देखे। तो उन्होंने देखा कि जो डिके हो रहा है, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। उन्होंने बोला कि न्यूक्लियाई की रेट ऑफ डिके जो है, भाई आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ क्या रहे हो भाई, आप डिके तो पढ़ रहे हो ना। अब आपको बोल दिया कि लो रेडियो एक्टिविटी, लो ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी का लो है, तो रेडियो एक्टिविटी डिके लो पढ़ रहे हैं आप, कि किस तरह से ये डिके होगा। भाई अल्फा डिके हो रहा है, बीटा डिके हो रहा है, बीटा में भी कौन सा, बीटा प्लस हो सकता है, बीटा माइनस हो सकता है, ये डिके हो गया भाई। अब ये डिके किस तरह से हो रहा है, ये डिके हो किस तरह से रहा है, इसके बारे में हमने बात की। ठीक है भाई, इसके बारे में हमने क्या किया, डिके किया। तो यार अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी निकल के आई भाई। रदरफोर्ड साहब ने और सेडी साहब ने बोला एक्सपेरिमेंट करके कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियाई उन्होंने कलेक्ट किया और उन पे स्टैटिकली लो बनाया, और लो बना के देखा कि यार जितने भी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, जितने भी लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, वो सब है ना डीके कर रहे हैं। यानी कि किस रेट से डीके हो रहे हैं, रेट ऑफ डीके के बारे में बात करें। ठीक है, रेट ऑफ डीके क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि जब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमने लिए, तो उन्होंने बोला रेट ऑफ डीके जो होगा, रेट ऑफ डीके जो होगा वो, या डिसइंटीग्रेशन होगा, तो डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं, मतलब कम होने की जो रेट है ना, इसको डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डीके जो होगा या डिसइंटीग्रेशन होगा, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल, क्या आपने सैंपल में कितने न्यूक्लियाई लिए, आप 10 न्यूक्लियाई लोगे तो उसी हिसाब से होगा, 50 लोगे तो उसी हिसाब से रेट होगी डीके की। ठीक है, ज्यादा लोगे तो ज्यादा डीके होगा ना, कम लोगे तो कम ही डीके होगा। अब 100 लो, 100 चॉकलेट लेके आए तो 100 ही खर्च कर सकते हो ना। अब आप बोलो कि मैं तो सिर्फ 10 ही लेके आया, मैंने तो 100 खर्च कर दी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने बहुत सारे न्यूक्लियाई कंसिडर किए और उनका रेट ऑफ डीके देखा कि यार ये डीके किस हिसाब से होते हैं। तो उन्होंने देखा कि रेट ऑफ डीके जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे भी डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने देखा, उन्होंने अज्यूम करके बोला कि इफ टाइम टी, लेट मान लीजिए कि टाइम टी, टाइम जो है वो डी टी लिया आपने, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने डिके होंगे, डीएन डिके होंगे। भाई एन न्यूक्लियाई लेंगे आप, मान लीजिए बहुत सारे बाउल के अंदर, इस बाउल के अंदर एन न्यूक्लियाई है, तो इनका यदि डीटी टाइम में कितना डिके होगा, तो उन्होंने बोला छोटा सा डिके होगा डीएन। हेलो, अंडरस्टूड और नॉट, छोटा सा डिके होगा डीएन। डीएन जब डिके होगा, तो ये बोला कि रेट ऑफ डिके जो है रेट ऑफ डिके जो है, रेट ऑफ डिके जो है वो क्या हो जाएंगे, देखो नंबर ऑफ, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे चलता हूँ अभी, बाद में प्रोपोर्शनल लिखूंगा। नंबर ऑफ डिके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम के साथ ही तो डिके होगा ना, 10 सेकंड लोगे तो 10 सेकंड में 10 सेकंड के हिसाब से डिके होंगे, ऐसा तो है नहीं है कि 50 अपने आप ही हो जाएंगे। तो डिके को इन्होंने बोला माइनस साइन में। ठीक है, तो रेट ऑफ डिके जो है डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन, एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर देखना, एन जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, क्योंकि सब कुछ, भाई मैं उस चीज पे ज्यादा फोकस देके आपको भी डिस्कस करूंगा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई।
अब ये इस अल्फा इस सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए इन्होंने एक कांस्टेंट यूज किया dn/dt माइनस के साथ इक्वल टू लैम्डा n। ठीक है, क्या यूज किया? लैम्डा। लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है बेटा? वो डीके कांस्टेंट है। कितना कांस्टेंट है? डीके कांस्टेंट है। तो डीके कांस्टेंट है तो अब मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट, मैं डेरिवेशन नहीं करना चाहता। लैम्डा इज डीके, या फिर आप ये भी बोल सकते हो डिसइंटीग्रेशन डीके, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन जो कि कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। तो आपने ये बोला कि, अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर आपके जो डीके आने वाले हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो एन नोट आएंगे। t इक्वल टू इनफाइनाइट रख दोगे तो कितने हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो डीके होगा, अब यार किसी बाउल के अंदर कुछ निकल निकल के बाहर जा रहा है, निकल निकल के बाहर जा रहा है, तो इनफाइनाइट टाइम पे देखोगे तो सारे निकल के जीरो हो जाएंगे ना। न्यूक्लियस जो है बाहर आ रहे हैं, रेडिएशन हो रहे हैं, तो सारे इनफाइनाइट टाइम पे तो जीरो हो जाने हैं। और जीरो टाइम पे क्या होगा? कुछ नहीं होंगे। जितने न्यूक्लियाई थे, जितने इनिशियली दिए हुए थे, ये एन नोट क्या दिखाता है हमारे पास, जितने इनिशियली थे उतने के उतने रहेंगे। जब आपने देखा ना t इक्वल टू 0 सेकंड पे जितने उतने के उतने रहेंगे। मैं डेरिवेशन स्किप कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहानी डायरेक्ट आपको बारे में बता रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? मैंने डेरिवेशन स्किप किया है इस लाइन को बोल के कि भाई इनफाइनाइट टाइम पे देखोगे तो जीरो हो जाएंगे, वरना डेरिवेशन में सारी चीजें समझ में आ जाती है आप। ठीक, तो ये कहानी तो आपकी डायरेक्ट है बिना डेरिवेशन के, ये इतना डिके हुआ, इतना इतना होगा। तो हमने ये देखा, हमने जब डेरिवेशन किया, इंटीग्रेशन किया कि कोई, मैं फिर थोड़ा सा बताता हूँ, माइनस dn/dt इक्वल टू लैम्डा एन, थोड़ा आपको ओवरव्यू हो जाएगा। तो आपका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो इनिशियली से लेके कितने हो जाएंगे, फाइनल कितना डिके हुआ, और टाइम कितना होगा 0 सेकंड से लेके t सेकंड का। तो आपने जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये इसके साथ डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। तो आपने क्या किया? dn/n इंटीग्रेशन n नोट से लेके n तक, और इसको माइनस को इधर ले आओ, लैम्डा क्या हो जाएगा? dt। तो d कितना हो जाएगा? 0 से लेके t सेकंड। तो ये कहानी हो जाएगी। ठीक है भाई, ये कहानी हो गई। ये कहानी हुई। ये कहानी होते ही अब हमको समझ में आया, हमने इंटीग्रेशन किया, भाई मेरे बच्चा अपने लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, तो अपन ने रिजल्ट लिख दिया, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। बेटा जिसको समझना है ना वो एक बार बुक में देख के समझ लेगा, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ डिके जो है वो निकल के आया n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, इस पे फोकस करिए आप। जो नंबर ऑफ डिके आ रहा है ये एक्सपेरिमेंटली आया है, और सब कुछ एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली कितना आया? n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा बाई टी। तो देखो n क्या है यहाँ पर देखना, नंबर ऑफ, ध्यान से देखना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड, जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो लेफ्ट अनडिकेड। समझ में आया? n क्या है? वो बचे हुए न्यूक्लियाई है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड, जो बचे हुए हैं, जो यानी कि बाउल के अंदर रखे हुए थे वो डिकेड हो चुके हैं, जो बचे हुए हैं लेफ्ट, लेफ्ट अनडिके बोल सकते हैं इनको। एन नोट क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है? एन नोट है। ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो पे बोल सकते हैं, या बोलें जो स्टार्टिंग में रखे हैं टी इक्वल टू जीरो, का मतलब भी वही हो गया जो रखे हुए हैं। तो यहाँ से जब आप देखोगे ना t इक्वल टू जीरो रख के, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा t इक्वल टू जीरो, e की पावर जीरो, e की पावर जीरो का वैल्यू होता है 1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? n नोट हो जाएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। t इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे तो e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट मतलब e की पावर इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, तो देखो अब देखना है आप, अब आप, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को पता हो तो। ठीक है, तो देखो अब आप देखिएगा, ये चीज देखिएगा, ये वो वैसा का वैसा इक्वेशन आ गया जैसा कि हमने करंट के अंदर देखा था, वैसा का वैसा इक्वेशन आप लोगों के लिए आ गया। तो देखो n इंटू एन की पावर t, तो ग्राफ बनाएंगे आप लोग,
ग्राफ बनाएंगे n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t, तो ग्राफ कैसा आएगा देखो इसका, ये हो जाएगा आपका n नॉट और ये हो जाएगा आपका टाइम t, तो ग्राफ कैसा आएगा इसका, ऐसा आएगा कुछ, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा, आएगा नहीं आएगा इनवर्सली, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं। कौन से ग्राफ होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं। हेलो, समझ में आया आप लोगों को कि ये कौन सा ग्राफ Yes, होता sir. है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। ये ग्राफ हो, ये हो गया आपका एन नॉट और ये हो गया आपका टी टाइम। आई थिंक अंडरस्टूड इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ, ठीक है, एन नॉट इनकी टी की पावर टाइम। ये आपका क्या हो गया, लॉ ऑफ डिके हो गया। किस रेट से डिके होगा, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा बाय टी से आपका डिकेड हो जाएगा। डन, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा बाय टी से डिकेड हो जाएगा। ये कहानी हो गई। अब आप इसमें कल देखेंगे, अपन कल की क्लास में क्या देखेंगे कि कितना आधा न्यूक्लियाई डिकेड होगा, कितने टाइम में आधा हो जाएगा, कितने टाइम में 1/3 होगा, कितने टाइम में उसकी हाफ लाइफ होगी, ठीक है। ये सब कहानी क्या करेंगे, कल देखेंगे, और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो भी कल ही करेंगे। ठीक भाई,